सर, मजमूई तौर पर सारी सिचुएशन को कैसे एनालाइज करेंगे? और जो ईरानी मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ का एक एलामिया जारी हुआ है, उस एलामिया का जिक्र भी यहाँ पर जरूरी है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि शोहदा के खून का बदला लिया जाएगा। फिर हम देख रहे हैं सुर्ख झंडा भी लहरा दिया गया ईरान की कदीमी मस्जिद पर। तो सर, क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, कैसे एनालाइज करेंगे, आगे मामलात किस जानिब बढ़ सकते हैं? सर देखिए, एक तो ये खत्ते के लिए और दुनिया के अमन के लिए बहुत खतरनाक ये कदम उठाया गया। क्या वजूहात थी, क्या वो तो कुछ उसके ऊपर इंसान बात कर सकता है, कुछ ना कुछ तहकीक की जा सकती है, कुछ चीजें जाहिर हैं, कुछ पीछे भी हो सकती हैं। लेकिन उसके अलावा ये कि इससे दुनिया भर के जो अमन का जो स्टेट है उसको बहुत ज्यादा खतरा पड़ा। अब ये जंग कितनी देर तक चलती है, कितनी डेप्थ में जाती है, किस हद तक ये दोनों मुल्क इसराइल और ईरान आपस में किस किस्म का एक्सचेंज करते हैं, क्या पिछली मर्तबा की तरह एक दो हमले करने के बाद फिर कोई बीच में आके इनकी बात जंग को खत्म करा देगा, वो होगा, यानी 2-3 दिन 4 दिनों से ज्यादा नहीं चलेगी, क्या ये एक लंबी जंग है जिसके अंदर दोनों मुल्क तहैया कर रखे बैठे हैं कि हमने खत्म करना है। इसराइल ने हमले जो किए ईरान के ऊपर, एक तो वो जो दुनिया का जो असूल तय है, यानी जो कानूनी तौर पर एक वायलेशन है, वो उन्होंने कोशिश की कि उसको IAEA के तहत जो एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके तहत कोई ना कोई जवाब पैदा किया जाए। लेकिन ये एक बहुत फ्लिमजी जवाब था जिसको कि उन्होंने इस्तेमाल किया। बाहर सूरत एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। पाकिस्तान क्योंकि बिल्कुल पड़ोस में है और पाकिस्तान नेबर है, और पाकिस्तान इस रिलेशनशिप जो कि इमर्ज हुई है मशरक़ वस्ता के अंदर, उसके अंदर भी किसी हद तक काफी अव्यवस्था है उस रिलेशनशिप के अंदर। उसमें अमेरिका भी शामिल है और उसमें बाकी हमारे अरब ममालिक या दोस्त वो भी शामिल है, ईरान पड़ोसी है हमारा। तो ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान को हर कदम बहुत फूंक फूंक के रखना पड़ेगा, और हमें जो भी अपनी स्टेटमेंट हो, असूली स्टेटमेंट्स के अलावा जो भी हमारा कोई हमसे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए, या हम प्रेशर को नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात, हमें भारत से भी थोड़ा बहुत ज्यादा मुताबिक रहने की जरूरत है। ये जो मामला हुआ है इससे किस तरीके से कोई शय ले सकता है, खुदा न खास्ता ये भी एक ऐसी चीज है। लेकिन मैं जैसा कहता हूँ कि ईरान और पाकिस्तान में बहुत फर्क है। इंडिया ने कोशिश की पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करने की, लेकिन पाकिस्तान ने जिस किस्म का जवाब दिया वो दुनिया के आगे वाज़ेह हुआ और भारत भी उससे सबक सीखा। क्या ईरान वही कुछ इसराइल के खिलाफ कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर नहीं कर सकेगा तो फिर वो कोशिश जो कि गजा से स्टार्ट हुई, लेबनान में हुआ, सीरिया में हुआ, अब ईरान के दहाने, ईरान उसके अंदर शामिल है, तो पाकिस्तान के बिल्कुल दहाने पे वो मुल्क है ईरान का। तो क्या खुदा न खास्ता पाकिस्तान अपनी हैसियत को, अपनी कुव्वत को, अपनी वो जो पोजीशन है उसके ऊपर स्टैंड लेके, फिलहाल हम ही वो बुलवाक होंगे जो कि इस किस्म की सोच के आगे पुल बांध सकता है। लेकिन एक तरफ इसराइल, दूसरी तरफ इंडिया, ये मिलकर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। हमें ये कोशिश करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि ईरान अपनी पोजीशन को और मजबूत कदमों पे खड़ा रहेगा, ताकि इसराइल को ये हौसला ना हो कि उससे आगे बढ़ सके। बिल्कुल शहजाद चौधरी साहब, ये बड़ी अहम आपने बात की पाकिस्तान के हवाले से। एक तरफ इसराइल है और दूसरी तरफ फिर भारत है, तो पाकिस्तान को भी बड़ा फूक फूक के कदम लेना होगा। और यही बातचीत हम सुबह कर रहे थे डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा से भी, उन्होंने भी यही इंडिकेट किया था। तो दिफाई तजियाकार डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ज़रा थोड़ी सी बात आगे बढ़ाइएगा डॉक्टर साहिबा, जो गुफ्तगू हमने सुबह की थी कि पाकिस्तान के लिए कितना कोई मुश्किल हो सकती है खुदा न खास्ता इस जंग से, इसके ऊपर रोशनी डालिएगा डॉक्टर साहिबा। देखिए, इस वक्त हमारे लिए दो तरह की मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, और जिसके लिए हमें बड़े सोच समझ कर इस पे आगे भी बढ़ना होगा और सोचना भी होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं है कि ईरान का जो मल्टी डोमेन अटैक्स हैं वो किधर तक जाएंगे। इस वक्त जो अमेरिका की तरफ से तज्जिया आ रहा है, या अमेरिकन जो अस्करी जो आपको एनालिसिस नजर आ रहे हैं, उसमें उनका ख्याल ये है कि शायद अमेरिकन बेसिस के ऊपर ईरान हमला करेगा। लेकिन मेरे ख्याल से ईरान जो है इस वक्त अमेरिका को इस जंग में शामिल नहीं करेगा, लेकिन शुरू में वो ड्रोन्स और जो उनकी रेवोल्यूशनरी गार्ड है, इस वॉर को शायद वो इराक की तरफ लेके जाएगा, और उसके बाद जो है थर्ड या फोर्थ ऑप्शन में वो नेवल और जो मिसाइल फोर्स है उसको इस्तेमाल करेगा।
अगर ये वॉर ऑफ एट्रिशन की तरफ चले जाते हैं और कुछ अरसे के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो उनके प्लान्स हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं, जिनमें इनके ज़मीनी टारगेट्स भी हैं, तो जाहिर है इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान या हिंदुस्तान या ईरान के ऊपर नहीं रहेगा, बल्कि इसका पूरा जो इम्पैक्ट है मशरक़ वस्ता पे आएगा और मशरक़ वस्ता से जाते हुए तमाम एशिया पैसिफिक के ऊपर आएगा। हमारे लिए 3 इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। पहला इम्पैक्ट ऑफ कोर्स जो है मस्बत है, क्योंकि जाहिर है हम चाहेंगे कि ईरान जो है इस जंग के अंदर ज़्यादा हद तक न जाए, लेकिन साथ ही साथ ईरान पे भी ये बात वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अहम है और उसके साथ पाकिस्तान और ईरान को ताउन की ज़रूरत है। सो अगर बलूचिस्तान के एरिया के ऊपर ईरान हमारे साथ ताउन करता है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तरफ से ताउन भी जो है यकीनी होगा और हम चाहेंगे कि ईरान मजबूत रहे। लेकिन इसका जो नेक्स्ट इम्पैक्ट है वो ऑयल के ऊपर आ सकता है। अगर ऑयल इफेक्ट होता है मिडल ईस्ट के अंदर या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर, तो इससे ज़ाहिर पाकिस्तान की भी ऑयल डिस्ट्रप्शंस हो सकती हैं। तो आपको ये देखना होगा कि तवानाई के लिए इन तमाम चीज़ों के लिए आप क्या देख सकते हैं। थर्ड ये है कि अगर हिंदुस्तान भी इजराइल के साथ मतलब शामिल होता है जंग के अंदर, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है जो आप देख सकते हैं कि आप कितनी हद तक जाना चाहेंगे और क्या करेंगे। और आखिर में लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी तक किसी ने बात नहीं हो भाई, तो ज़्यादा बात नहीं हो रही है, वो जो है रेडिएशन इफेक्ट्स का है। ये जो नंताज फैसिलिटी के ऊपर अटैक किया गया इजराइल की तरफ से, ये एक एटमी तंसीब थी। इसका मतलब ये है कि यहाँ से रेडिएशन और रेडियो एक्टिव मटेरियल यकीनी तौर के ऊपर रेडिएशन लीकेजेस हुई होंगी और क्लाइमेट चेंज के तनाज़ुर में तो ये इंतहाई अहमियत का हामिल हो जाता है ये फैक्टर। बिल्कुल दुरुस्त बात है। हमें ये देखना पड़ेगा। और सबसे आखिर में यही कि अगर अमेरिका प्रेशर करता है और अमेरिका इस जंग में दाखिल होता है और दूसरी तरफ चीन दाखिल होता है, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि किस तरह जो है हदबंदी होगी और कितनी हद तक पाकिस्तान, ईरान, चीन और रूस एक तरफ खड़े होंगे। और अगर हमने चूज करना है अमेरिका और चीन के दरमियान, तो क्या हमारे हद तक किस हद तक जा सकता है। एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर भी एक और जो कंपोनेंट है जो अमेरिका ने शायद और उसके साथ जो मुख्तलिफ किस्म के जो उनके इंटरलॉकेटर्स हैं उन्होंने उसके ऊपर कोई खास गौर नहीं किया, वो है आइसिस और आइसिस के साथ मुंसलिक मुख्तलिफ एक्टर्स। अब अगर वो ज़मीनी एक्शन जो है इस्तेमाल भी किया जाता है ईरान के खिलाफ, तो ये एक अच्छी खासी डिफिकल्ट कंडीशन बन सकती है और जो हमारे लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो हमारे लिए चैलेंजेस अफगानिस्तान से आ सकते हैं, हमारे लिए चैलेंजेस समुंदर से आ सकते हैं, हमारे लिए चैलेंजेस आ सकते हैं इजराइल की तबाहकारियाँ हैं, जो मिलिट्री तबाहकारियाँ हैं। क्योंकि जाहिर है हम ऐसी सूरत हाल में अगर ईरान के अंदर इस किस्म की जंग होती है और फजाई जंग होती है, तो हमें भी अपनी जो तनसीबात हैं उनको महफूज करने के लिए एटलीस्ट हमें भी कुछ ना कुछ लेवल ऑफ अलर्ट पे रहना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि जहां इजराइल और हिंदुस्तान का इलाक हो और हम ये समझें कि जंग सिर्फ ईरान तक महदूद रहेगी, क्योंकि बहरहाल वो ईरान के साथ मिलिटरीली जो है जो इंडिया के साथ मिलिटरीली एंगेज भी रहे हैं और एक उसके साथ भी हैं। और अगर कोई किसी किस्म की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक होती है जो हिंदुस्तान भी इसके अंदर शामिल हो जाता है, तो फिर आपके लिए एक मसला बन सकता है। तो इसलिए अगर ये एरियल जो जोन्स है, इस पे हमारी एयरफोर्स को एक बड़ा किरदार अदा करना पड़ेगा। शायद ईरान की हमें मदद भी करनी पड़े कि कम से कम जो जंग है पाकिस्तान के अंदर ना आए और हम अगर इजरायली एयरक्राफ्ट या मिसाइल्स आते हैं तो हमें भी हाई अलर्ट पे रहना पड़ेगा। जी, ये बड़ी दुरुस्त बात है। और डॉक्टर साहिबा आपने बहुत ही डिफरेंट डायनामिक्स टच किए हैं अपनी बहुत ही मुफस्सिल गुफ्तगू में। चूंकि खबर का सिलसिला भी जारी है, तो तर्जुमान क्रेमलिन का ये कहना है कि सदर पुतिन को सूरत हाल पर मालूमात फराहम की जा रही है। रशिया की जानिब से इस तमाम तर सूरत हाल पर जो रिस्पॉन्स दिया गया वो समा के नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। रूस का ईरान पर इस्राइली हमलों पर इजहार तशवीश सामने आ रहा है, सख्त मजम्मत की जा रही है। इस्राइल ने ईरान में दर्जनों मकामात पर बड़े पैमाने पर हमले किए, तर्जुमान की जानिब से यह कहा गया है। तो डॉक्टर साहबा मैं एक बार फिर आपकी जानिब भी आना चाहूंगी कि ज़ाहिर है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो एक जानिब है, फिर हमने इससे पहले जब सुबह भी गुफ्तगू हो रही थी तो हमने पब्लिक सेंटिमेंट की भी बात की थी और कतर के बाद भी हमने देखा, सऊदी अरब के बाद ज़ाहिर है रूस की जानिब से भी एक यही रिस्पॉन्स आना था। और पाकिस्तान के रोल की तो आपने पहले ही बात की है अपनी गुफ्तगू में। क्या समझती हैं कितना बड़ा बयान है रूस की जानिब से भी ये, और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के साथ साथ अब कौन सा दूसरा अलमिया है जो जन्म ले सकता है? देखिए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ईरान के ऊपर आज दिन से नहीं है, तब से जब से सैंक्शंस लगाई गई। जी जी। जो वेस्टर्न अप्रोच है वॉर की वो ये है कि वो पहले आपको बैनुल-अक़वामी माहिदों में जकड़ते हैं। जब माहिदों में आप जकड़े जाते हैं, जैसे JCPOA के अंदर ईरान ने हर तरह की रसाई दी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को, उनके तमाम एहलकारों को, कि वो ये जान सकें कि ईरान जो है किसी किस्म की एटमी तबाहकारी की तरफ या उसकी डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहा।
लेकिन उसके बावजूद अभी ईरान की तरफ से भी मुख्तलिफ खबरें आ रही जिसमें वो कह रहे हैं कि उनका ख्याल है कि IAEA के जो सरबराह थे वो शायद इतने गैर जानबदार नहीं थे जितना कि वो उम्मीद रख रहे थे।